हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बच्चों, आज हम लाइट चैप्टर का एक लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर में हमने किया था, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले वो लेक्चर अच्छे से देख कर आए, सुन कर आए। उस लेक्चर में हमने लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट क्या होती है, किस तरह से ट्रैवल करती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये सब बहुत अच्छे से हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर्स के बारे में। ओके, तो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आज का देखने से पहले इससे पहले वाला लेक्चर देख कर आइए, तभी आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का जो फर्स्ट टॉपिक है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था एंड आई होप कि सबको क्लियर हो गया था। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मुझे ये बताओ कि ये मान लो कोई ओपेक सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें हमने मान लो ये हमने एक ओपेक सरफेस ले लिया और ऐसे कोई इंसिडेंट रे इस ओपेक सरफेस के ऊपर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर कोई इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है। ये जो इंसिडेंट रे है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल कर रही है, नॉर्मली फॉल कर रही है। मैंने कल बताया था कि साइंस में नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ओके, तो ये जो इंसिडेंट रे है ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल करती है। अब मुझे जो आपको समझाना है वो ये है कि रिफ्लेक्शन के बाद यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसे जाएगी। नॉर्मली हम कैसे बनाते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे बनाते हैं। अगर मान लो ये है, ऐसे कोई इंसिडेंट रे आई, ये हमने नॉर्मल बनाया और ऐसे वो रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ऐसे ही बनाते हैं ना। अब इसमें कैसे बनाएंगे भाई? इसमें जो इंसिडेंट रे है वो खुद ही 90 डिग्री फॉल कर रही है। अब देखो, ध्यान से सुनना, ये जो इंसिडेंट रे है ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो रिफ्लेक्टेड रे का पाथ क्या होगा उसको जानने के लिए पहले हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता करना होगा, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। इजंट इट? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर पता चल गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपने आप पता चल जाएगा, तो उसी एंगल से हम रिफ्लेक्टेड रे बना सकते हैं। बट एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे पता करें? उसके लिए हमें एक नॉर्मल बनानी पड़ेगी। लेक्चर नंबर 1 इसलिए बोल रहा हूं कि लेक्चर नंबर 1 देख के आइए पहले। तो पहले हमें एक नॉर्मल बनानी पड़ेगी। नॉर्मल बनाई जाती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। अब ये जो हमारा इंसिडेंट रे है ये किस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है, फॉल हो रहा है? इस पॉइंट पर। इसी पॉइंट पर ये लाइट रे गिर रही है ना, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम बनाते हैं एक नॉर्मल। याद आया? एक नॉर्मल बनाते हैं, और नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। दैट मींस कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो हम परपेंडिकुलर बनाएंगे वो इसी लाइन के ऊपर बनेगी। ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल भी इसी के ऊपर बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि इंसिडेंट रे भी तो परपेंडिकुलर ही है ना। एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है ना, एक पॉइंट पर एक ही लाइन होगी जिसका 90 डिग्री एंगल होगा। तो इस पॉइंट पर ये जो इंसिडेंट रे है ये खुद परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। और नॉर्मल भी इसी के ऊपर बनेगा, ऑफ कोर्स इसी के ऊपर बनेगा, क्योंकि ये खुद ही 90 डिग्री है। नॉर्मल भी 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से हमने इसी के ऊपर एक ऐसे नॉर्मल बना दिया। बात क्लियर हुई सबको? बहुत बढ़िया। अब हमें दिख रहा है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे दोनों कोइंसाइड कर रही हैं ऐसे। ये इंसिडेंट रे थी, नॉर्मल भी इसी के ऊपर आ गई।
तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ भाई, कितना हुआ, एंगल हुआ 0। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल 0 बनता है, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। इन दोनों के बीच में एंगल तभी बनेगा ना जब इन दोनों में से कोई भी लाइन ऐसे उठेगी, अभी एंगल बनेगा ना। अगर ऐसे एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए या पैरेलल हो तो एंगल 0 ही होता है। तो दैट मींस इन दोनों के बीच का एंगल 0, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। तो यहां से हमें पता चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नाउ अब देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, दैट मींस कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो 0 होगा, राइट। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमें पता चल गया 0 है। अब देखो क्या खेल है, खेल ये है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 पता लगने के बाद हमें आइडिया हो गया कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किस पाथ से होकर जाएगी। मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो दैट मींस एंगल 0 कब होता है, जब दो लाइंस कोइंसाइड कर जाएं, एक के ऊपर एक आ जाए। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इस नॉर्मल के ऊपर से ही होकर जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसी को तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और वो एंगल कितना है, 0 डिग्री है। और 0 डिग्री एंगल कब होता है, जब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक के ऊपर एक आ जाए। ठीक है, दैट मींस कि ये जो नॉर्मल हमने बनाया था, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी के ऊपर से होकर जाएगी ऐसे। मतलब ये तो इंसिडेंट रे जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे जाएगी, उसी पाथ से वापस होकर रिवर्ट बैक हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिवर्ट बैक हो जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्ट बैक, सेम पाथ से वापस हो जाना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो आपको यह याद रखना है कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे नॉर्मल फॉल करती है, परपेंडिकुलर फॉल करती है इंसिडेंट रे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो सेम पाथ से वापस हो जाती है। जो रिफ्लेक्टेड रे है सेम पाथ से वापस हो जाती है। तो ये चीज जो है आगे जो रे डायग्राम्स हम बनाने वाले हैं उसमें काम आएगा। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई हमारा, आगे है रे और बीम। रे एंड बीम में डिफरेंस क्या है। हम बोलते हैं ना कि एक बीम ऑफ लाइट है, लेजर बीम ऐसे जाती है ना, लेजर बीम बोलते हैं, कभी भी लेजर लाइट नहीं बोलते, लाइट रे नहीं बोलते, कभी भी लेजर रे नहीं बोलते, हमेशा क्या बोलते हैं, लाइट बीम, लेजर बीम बोलते हैं। तो ये बीम क्या है, ये रे क्या है, समझो। देखो जो रे ऑफ लाइट है, स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो लाइट होती है वो एक्चुअली क्या है, लाइट इज बेसिकली द एडवांसमेंट ऑफ, लाइट रे जो है वो क्या है, एडवांसमेंट ऑफ फोटॉन्स। जिस पाथ से फोटॉन्स ऐसे जा रहे हैं लाइन बना के, जैसे बच्चों की लाइन बन जाती है ना और बच्चे स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं एक के पीछे एक, तो वही रे हो जाएगी। एक फोटोन ये है, ये फोटोन 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 है, ये क्या है, इसको अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें तो ये रे हो जाएगी। रे से हमें पता चलता है कि उस लाइट की डायरेक्शन क्या है। मैथ्स में भी तो हम रे बनाते हैं ना, एक रे होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है, ये होता है ना मैथ्स में। तो वही सब है कि इस रे से हमें पता चलता है कि ये जो फोटॉन्स का जो कलेक्शन है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे बच्चे लाइन बना के सीधे सीधे जा रहे हैं, उसी तरह से जो रे है वो ऐसे सीधे जा रही है। ठीक है, और उस रे में क्या है, ये फोटॉन्स है, एक के पीछे एक ऐसे फोटॉन्स। ठीक है, ये समझाने के लिए है, बाकी बहुत डिटेल में इसको नहीं जाना है इतना। इसको ऐसे समझो कि रे का मतलब क्या है, फोटॉन्स जिस पाथ को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट,
इट इज द पाथ फॉलोड बाय फोटॉन्स। समझने के लिए ऐसे समझो। वैसे तो बहुत डीप में जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लाइट पता ही है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड, तो उतना नहीं जाना है, बस इतना समझना है कि रे ऑफ लाइट क्या है, वो फोटॉन्स का एक पाथ है, डायरेक्शन बताती है रे ऑफ लाइट कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। और इसको क्या समझो, एक सिंगल लाइन है, एक सिंगल रे है। बीम क्या है, बीम इज द कलेक्शन ऑफ सो मेनी रेज, बीम इज द कलेक्शन ऑफ सो मेनी रेज। जैसे हम लेजर बीम ऐसे छोड़ते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें नजर आती है, ठीक है, एक बीम ऐसे जाती है, तो वो जो स्ट्रेट लाइन है उसमें बहुत सारी रेज होती है। जैसे एक ही सिंगल रे बनाई ना तो बहुत सारी रेज होंगी। ये मान लो कोई लाइट सोर्स है, ये कोई लाइट सोर्स है, यहां से लाइट निकल रही है, बीम निकल रही है ऐसे, तो एक रे, दूसरी रे, तीसरी रे, ऐसे बहुत सारी रेज ऐसे निकलती है। इन सभी रेस का जो कलेक्शन है उसे हम बीम बोलते हैं। बहुत सारी रेस का कलेक्शन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। अब डायग्राम देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये तो बहुत ही ब्रॉड है, जबकि हमने बीम देखी है तो बहुत पतली होती है। ये मैंने समझाने के लिए बनाया, ठीक है। उस पतली सी बीम में भी, उस पतली सी बीम में ही बहुत सारी रेज होती हैं, बहुत सारी रेज होती है, बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं। तो हमें यह समझना है कि जो बीम है इट इज अ कलेक्शन ऑफ सो मेनी रेज। एक सिंगल बीम में बहुत सारी रेज होंगी। बात समझ में आ गई? तो ये होता है रे और ये होता है बीम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मिरर्स की। मिरर क्या होता है बच्चों? मिरर में डेली हम अपनी शक्लें देखते ही है ना, तो मिरर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सबके घरों में मिरर लगा हुआ है, जितने भी सलून में हम बाल कटवाने, शेविंग करने जाते हैं वहां पर मिरर लगा हुआ है। तो बेसिकली मिरर क्या है? इट इज अ पीस ऑफ ग्लास, एक कांच का टुकड़ा है, लेकिन वो कांच का टुकड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो जो कांच का टुकड़ा है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, लाइट रे उसमें से पास नहीं हो सकती, राइट? वो जो पीस ऑफ ग्लास है वो एक साइड से हमने पेंट किया हुआ है या पॉलिश किया हुआ है, मतलब उस कांच के टुकड़े को हमने ओपेक बना दिया, विच डजंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। यही होता है ओपेक। तो हमने क्या किया, हमने एक कांच का टुकड़ा लिया, एक पीस ऑफ ग्लास लिया, ये मान लो पीस ऑफ ग्लास है, इसे हमने एक साइड तो ऐसी छोड़ दी, ये वाली जो साइड है उसको ऐसी छोड़ दिया, और ये वाली जो साइड है इसको हमने पेंट कर दिया, ठीक है, इसको पॉलिश कर दिया। अब पॉलिश या पेंट का क्या मतलब है? पॉलिश जनरली जो पॉलिश की जाती है ग्लास के एक तरफ वो होती है एल्यूमिनियम पेस्ट से। एल्यूमिनियम सब समझते हैं ना, मेटल होता है, उसका एक पेस्ट बना लिया जाता है। तो वो जो पेस्ट है वो एक तरफ अप्लाई कर दिया, यहां पर पेस्ट अप्लाई कर दिया, और ये वाला जो फेस है उसको ऐसे ही खाली छोड़ दिया, उसके ऊपर थोड़ी सी रबिंग करके मतलब उसको शाइनी बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा तैयार हो गया, ये हमारा तैयार हो गया मिरर। एक तरफ हमने एल्यूमिनियम पेस्ट कर दिया, पॉलिश कर दिया, और दूसरी तरफ को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये हमारा मिरर तैयार हो गया। सिंपल है। तो हम अगर मिरर को डिफाइन करें, मिरर को अगर हम डिफाइन करें तो व्हाट इज मिरर? इट इज अ piece of glass painted on one side. Piece of glass painted on one side. सिंपल है, सिंपल डेफिनेशन है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझते रहो ध्यान से। ओके बच्चों, तो यहां पर हमारा मिरर बन गया। अब उस मिरर का क्या शेप है, क्या साइज है, ये जो शेप वाली बात है ये मिरर को डिस्टिंग्विश करती है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, बताया था मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर शुरू होने से पहले
कि हम पढ़ेंगे कि मिरर्स क्या होते हैं, मिरर के टाइप्स क्या होते हैं। मिरर का टाइप का मतलब क्या है भाई? मिरर के टाइप का मतलब ये है कि उस मिरर की शेप क्या है। मिरर की शेप डिसाइड करती है कि इमेज किस तरह की बनेगी। यस, दिस इज ट्रू। मिरर की जो शेप है वो डिसाइड करती है कि किस तरह की इमेज वो मिरर बनाता है। प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर हो, दो टाइप्स के मेनली मिरर्स होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर। अगर हम टाइप्स ऑफ मिरर की बात करें, टाइप्स ऑफ मिरर, बच्चों जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं सबके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, बस 1-2 दिन वेट करो, सबके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। बट उसमें 1-2 दिन लगेंगे, मैं उसको भी हैंड रिटन नोट्स होंगे, मेरे खुद के बनाए होंगे, और जितना मैं पढ़ा रहा हूं ईच एंड एवरीथिंग उसमें होगा, सब समझ में आ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ मिरर में वी विल राइट, फर्स्ट इज प्लेन मिरर एंड सेकंड इज स्फेरिकल मिरर। एक हो गया प्लेन मिरर और एक हो गया स्फेरिकल मिरर। ओके, प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं भाई। प्लेन मिरर का मतलब है जो बिल्कुल फ्लैट हो और स्मूथ हो, बिल्कुल इवन सरफेस, स्मूथ सरफेस, फ्लैट सरफेस, उसे हम बोलेंगे प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर तो सबके घरों में लगे रहता है। जो भी हम घरों में अपने होम्स में जिसमें अपना फेस देखते हैं वो मिरर कौन से है? वो प्लेन मिरर है। जनरली हम सैलून जाते हैं वहां पर भी प्लेन मिरर्स ही होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं लेकिन प्लेन भी होते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले हम प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है। वो मैंने बताया कि प्लेन मिरर जो है एक फ्लैट सरफेस, जिसका सरफेस फ्लैट हो, वो प्लेन मिरर होता है। लेकिन अभी ये क्या मिरर बना? अभी नहीं बना। डायग्राम से मिरर हम कैसे शो कर सकते हैं? डायग्राम से मिरर हम एक जगह ऐसे शेड कर देते हैं। ये क्या है? ये पॉलिश्ड सरफेस हुआ, पॉलिश्ड सरफेस, एल्यूमिनियम का पेस्ट हमने अप्लाई कर दिया। और ये वाली जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, ये वाली, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगी। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक साइड पर पॉलिश्ड सरफेस। तो ये बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसे हम बोलेंगे प्लेन मिरर। ये कैसा होता है? फ्लैट और स्ट्रेट। फ्लैट एंड स्ट्रेट मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। नाउ प्लेन मिरर में अब इमेज कैसी बनती है वो देख लेते हैं। प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है वो देख लेते हैं। प्लेन मिरर जब हम देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो कैसा कैसा दिखता है हमारा फेस? क्या उल्टा दिखता है, या सीधा दिखता है, या बड़े साइज का दिखता है, या छोटे साइज का दिखता है? आई एम श्योर सबको पता होगा, फेस तो सब देखते ही रहते हैं, हाँ, चलते फिरते। तो कैसा होता है फेस हमारा? एज इट इज दिखता है, जितने साइज का है उतने ही साइज का फेस दिखाई देगा मिरर के अंदर। होता है ऐसा? कोई बड़े साइज का तो नहीं दिखाई देता। जितने हमारे फेस का साइज है उतने ही साइज का हमें फेस दिखाई देगा, और सीधा दिखाई देगा, उल्टा टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखाई देगा। ओके, तो ये सब क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब हमारी फेस की जो इमेज है वो मिरर के अंदर बन रही है। तो उस इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्लेन मिरर है उसमें इमेज बनती कैसे है। जो प्लेन मिरर है उसमें इमेज बनती कैसे है? विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाने से पहले कुछ एक बातें मैं आपको बता दूं कि रे डायग्राम का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ रेज वी लोकेट और वी ड्रॉ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कुछ रेज हम बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? अरे भाई, लाइट रेज जब तक नहीं फॉल करेंगी, जब तक उनका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो इमेज कैसे बनेगी? हम जितनी भी चीजें अपने सामने देख रहे हैं वो कैसे देख पा रहे हैं? मान लो ये वॉल है या फैन है, ये मैं देख पा रहा हूं कैसे? लाइट रे उस वॉल के ऊपर फॉल कर रही है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में जा रही है, ठीक है। बहुत सारी लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज मेरी आंखों में जा रही है। मेरी आंखों में एक रेटिना है, रेटिना के ऊपर वो सारी लाइट रेज ऐसे फोकस हो रही है, मीट कर रही है, तो वहां पर इमेज बन रही है। ओके, तो हम आईज की बात नहीं करेंगे, हम मिरर की बात कर रहे हैं।
एग्जैक्टली मिरर में भी ऐसे ही इमेज बनती है। कैसे? रिफ्लेक्टेड रेज जब एक पॉइंट पर आकर मीट करती हैं तो वहां पर इमेज बनेगी। रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे आई और एक पॉइंट पर आकर मीट कर गई तो यहां पर इमेज बनेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो वही हम जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, वो हम रे डायग्राम से समझते हैं। अब उससे पहले एक चीज समझो कि ये प्लेन मिरर तो मैंने बना दिया, ओके। अब एक एक्सिस होती है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, वो एक्सिस एक्चुअल में रियली में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी हम उसको बनाते हैं। क्यों? जैसे नॉर्मल की बात थी ऐसे ही है, लेकिन यहां पर कोई एंगल वगैरह मेजर नहीं करना। यहां पर जो हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं उससे पहले एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये एक मिरर है और मुझे अपना फेस देखना है मिरर में। मिरर सामने रखा है, अगर मैं मिरर को ऊपर कर दूं तो क्या फेस दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। मिरर को नीचे कर दूं, फेस दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। मिरर को एग्जैक्टली सामने रखना पड़ेगा। मिरर सामने रखा है, अगर मैं नीचे हो जाऊं तो भी नहीं दिखाई देगा, मैं अगर ऊपर हो जाऊं तो भी नहीं दिखाई देगा। मतलब मिरर के एग्जैक्टली सामने मुझे अपना फेस रखना पड़ेगा। ऊपर नीचे होने से या मिरर ऊपर नीचे करने से फेस नहीं दिखाई देगा, इमेज नहीं दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है? ये जो मिरर रखा है सामने, इसकी एक एक्सिस होती है। एक्सिस का मतलब एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस होता है जिसके ऊपर अगर मैं अपने फेस को रखूंगा तभी मुझे क्लियर दिखाई देगा अपना फेस। ये मिरर है ना, तो मिरर के लेवल में आके मैं अपने फेस को रखूंगा ऐसे। मेरा फेस अगर इस लाइन के ऊपर होगा तो तभी मुझे वो मिरर में दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देने वाला। मेरा फेस इस एक्सिस से नीचे चला गया तो नहीं दिखाई देगा, इस एक्सिस से ऊपर चला गया तो भी नहीं दिखाई देगा। ये जो लेवल है, ये जो एक्सिस है, उसको हम एक्सिस बोल देते हैं, इमेजिनरी लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो उस लेवल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक इमेजिनरी एक्सिस है इस मिरर के सामने जिसके ऊपर मुझे अपना फेस रखना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी भी हमें इमेज देखनी है, राइट। तो उसके अगर ऊपर, बहुत ऊपर चला गया, बहुत नीचे चला गया तो फेस नहीं दिखाई देगा। एग्जैक्टली उसके ऊपर, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को रखना पड़ता है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यही होती है, क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन इसको बनाना जरूरी होता है ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर रख सकें। मैंने अभी एग्जांपल दिया ना अपने फेस का और मिरर का, ठीक है। तो इसी तरह से होता है। अब यहां पर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। अब मैंने जो प्रिंसिपल एक्सिस बनाई थी ऐसे, ये जो एक्सिस बनाई थी ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री ऐसे एंगल बन रहा है। तो हम वो जो एक्सिस बनाते हैं वो 90 डिग्री की बनाते हैं। तो इस मिरर से एक 90 डिग्री का एक हमने ऐसे एक्सिस बना दी। सीधी बनी है लाइन, टेढ़ी बनी है, कोई बात नहीं, सीधी कर देते हैं इसको। यस, अब तो सीधी बनी है, हाँ ठीक ठाक ही है। अरे टेढ़ा ही बन रहा है भाई, कहीं मिरर तो टेढ़ा नहीं बन गया? मिरर तो सीधा बना है, ये टेढ़ी बन गई। अब कुछ सीधा हुआ, हाँ कुछ सीधा हुआ। तो जब स्केल से बनाएंगे तो सीधा बनेगा। ऐसे हमने एक 90 डिग्री, इस सरफेस के 90 डिग्री है ना, मिरर ऐसे है तो कैसे होगी प्रिंसिपल एक्सिस? ऐसे होगी 90 डिग्री। तो ये हमने बना दिया, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब हम कोई रे डायग्राम बनाते हैं तो ये पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाना जरूरी होता है, बिकॉज वी हैव टू पुट आवर ऑब्जेक्ट ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस, तभी उसकी इमेज क्लियर नजर आती है, अदरवाइज नहीं आएगी। तो हमने एक काम किया, हमने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस एक्सिस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी हो उसे हम एक एरो से डिनोट करते हैं। एरो, ये क्या है? एक एरो है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है,
ये कोई ट्रक, कोई कार, कोई ट्री, कोई पर्सन, कोई बिल्डिंग, एनी ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ कार या ट्री तो बनाएंगे नहीं, कोई ड्राइंग तो बनानी नहीं है हमें, तो एक जनरल एक हमने डिनोट करने के लिए एक एरो बना दिया। तो सारे रे डायग्राम्स में हम ऐसे ही इस तरह का एरो बनाएंगे। ओके, तो ये क्या है? दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं ए बी। ऑब्जेक्ट का नाम हमने लिख दिया ए बी। अब देखो, अगर ये लाइट बंद कर दे तो अंधेरा और कुछ भी नजर नहीं आने वाला है ना। मतलब कि लाइट रेस ऐसे जाएंगी तब उसकी इमेज बनेगी ना। लाइट रेस का होना जरूरी है। मुझे अगर मेरे सामने शीशा रखा हुआ है, मुझे अगर अपनी इमेज देखनी है तो कैसे देखूंगा? शीशे के सामने खड़ा हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा हो गया, ठीक है। देखो शीशा सामने है, हमें नहीं पता प्रिंसिपल एक्सिस उसकी कहाँ है, क्योंकि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। जो एडजस्टमेंट करते हैं ना हम, मिरर को ऊपर नीचे करके या खुद को ऐसे साइड या ऊपर नीचे करके, वो जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं ताकि हमारी पूरी इमेज मिरर के सामने या मिरर के अंदर आ जाए, सामने नहीं मिरर के अंदर आ जाए। तो वो जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं खुद का, या मिरर को इधर आगे पीछे कर रहे हैं, वो एडजस्टमेंट क्या है कि हम अपने आप को या ऑब्जेक्ट को ऐसे लेवल पर लोकेट कर रहे हैं, ऐसे लेवल के ऊपर पोजीशन कर रहे हैं कि हमें अपनी इमेज क्लियर दिखाई दे जाए। उसी लेवल को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। अगर ये सामने एक शीशा है और मुझे अपना चेहरा या अपना यहाँ तक का पोर्शन देखना है, तो क्या करेंगे? मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा, जस्ट लाइक दिस, जैसे अभी खड़ा हूं, ठीक है। अब मिरर के सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन होगा, वो रिफ्लेक्शन वापस आके मेरी आंखों में जाएगा और तभी मैं अपनी इमेज देख पाऊंगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन होने के लिए इंसिडेंट रे का भी तो होना जरूरी है। जब इंसिडेंट रे फॉल करेगी तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? इंसिडेंट रे कहां से आएगी? इंसिडेंट रे आएगी मेरे हेड से ऐसे होके। मान लो ये बल्ब जला है, ऊपर बल्ब जला हुआ, तो रेज ऐसे निकलती है, ऐसे जा रही है रेज, है ना। तो बहुत सारी रेज हैं। अगर मैं बल्ब के सामने या बल्ब के नीचे खड़ा हूं तो बहुत सारी रेज चारों तरफ फैल रही हैं। कुछ मेरे सर के ऊपर से गुजर जाएंगी, कुछ ऐसे कंधे से निकल जाएगी, कुछ यहाँ से निकल जाएगी, कुछ साइड में से, कुछ यहाँ से, कुछ ऐसे। तो मतलब जो मेरा साइड पोर्शन है वहां से रेज निकल रही है, मेरे अंदर से रेज पास नहीं हो रही, ठीक है। अंदर, क्योंकि मेरी बॉडी तो क्या है? ओपेक है। तो इतने पोर्शन से अंदर से तो रेज पास नहीं हो सकती, लेकिन मेरे साइड से तो निकल सकती है ना। मेरे कानों के बराबर में से निकल गई, मेरे सर के ऊपर से निकल गई, यहां से निकल गई, यहां से निकल गई। तो ये सारी रेज ऐसे साइड में से निकल निकल के मेरी सामने इमेज बना देते हैं, मिरर के पीछे इमेज बना देते हैं। तो यहां से साइड से निकली, सामने मिरर पर टकराई, वापस आई, मेरी आंखों में गई। तो वो एक ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, ठीक है। एक ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। उसी ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जहां से लाइट रे आ रही है, उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कोई भी फिजिकल थिंग जहां से लाइट रेज आ रही है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और इमेज क्या है? उस फिजिकल थिंग की जहां से लाइट रे आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट, उसके जो ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन मिरर की वजह से, उसको हम बोलते हैं इमेज। बात समझ में आ गई? चलो देखो, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट। ऑप्टिकल का मतलब लाइट से रिलेटेड जो भी फिनोमिना है वो सब ऑप्टिकल फिनोमिना होते हैं। तो लाइट की वजह से जो एक रिप्रेजेंटेशन बन जाता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसे बोलते हैं हम इमेज। अब देखो, तो यहां से उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका हेड है, ये इसका लेग है, मान लो बॉटम पार्ट है। तो जैसे मेरे हेड से ऐसे लाइट रेज आएगी, और एक नहीं बहुत सारी लाइट रेज जाएंगी, बहुत सारी लाइट रेज है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। बहुत सारी लाइट रेज जा रही है, कोई बिल्कुल ऐसे सीधे जा रही है, कोई ऐसे टेढ़ी जा रही है, कोई उधर को जा रही है, कोई ऐसे ऊपर जा रही है, कोई ऐसे नीचे जा रही है। बहुत सारी लाइट रेज मेरे सर से ऐसे ऊपर निकल रही है, या फिर यहाँ से निकल रही है। बहुत सारी रेज है।
तो अगर हम, और वो बहुत सारी रेज सामने मिरर जो रखा है वहां से टकराएंगी, सारी रेज वहां पर टकराएंगी जो मिरर सामने रखा है, और वहां से टकरा के फिर वापस आएंगी। टकराने का मतलब यही है ना, सामने टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, वहां से फिर वापस आई। रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ रेज उधर चली गई, रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहा हूं, कुछ रिफ्लेक्टेड रे उधर चली गई, कुछ उधर चली गई, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, लेकिन कुछ मेरी आंखों में भी तो जाएंगी ना। कुछ रिफ्लेक्टेड रेज मेरी आंखों में भी जाएगी और वही इमेज बनेगी, फिर उन्हीं रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से इमेज बनेगी। बात समझ में आई? लेकिन देयर आर सो मेनी रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम मी, और रेज कैनॉट बी मेड इन दिस डायग्राम। सारी नहीं बना सकते बिकॉज इट विल कॉम्प्लिकेट द डायग्राम, डायग्राम मुश्किल हो जाएगा। तो समझने और समझाने के लिए वी टेक ओनली 2 रेज, हम सिर्फ 2 रेज लेते हैं। बहुत सारी रेज है, मैं फिर से कह रहा हूं बहुत सारी रेज होती हैं, लेकिन डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए हम सिर्फ 2 रेज लेते हैं। रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे सामने गई, टकरा के वापस आई, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जिस पॉइंट पर मीट कर जाएंगी वहां पर इमेज बन जाएगी। यही डायग्राम में हम शो करेंगे, देखते हैं आ जाओ। तो हम एक काम करते हैं कि इसके हेड से ऐसे रेज जा रही हैं, ये वाला जो पोर्शन है वो तो ओपेक है। मान लो यहां पर कोई बल्ब है, कोई लाइट सोर्स है, इसकी रेज ऐसे चारों तरफ फैल गई, तो ये रे जो है ये कुछ ऊपर चली गई, कुछ ऐसे चली गई, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, मतलब इसके हेड से बहुत सारी रेज ऐसे जाएंगी। ये वाला जो पोर्शन है यहां पर तो लाइट पास नहीं हो सकती क्योंकि ये ओपेक बॉडी है ना इसकी, तो ऐसे टकरा के वापस चली जाएंगी। मेरी बॉडी से सामने जो बल्ब जल रहा है ना वहां से लाइट रेज आ रही है और यहां से टकरा के वापस चली जा रही है। पास कहां से हो सकती है? सिर्फ मेरे ऊपर से निकल सकती है और साइड में से निकल सकती है, कई बार बता चुका हूं। ओके, तो इसी तरह से ये जो हमारा ये पोर्शन है पूरा ही मिटाना पड़ गया। ये है ना ए बी हमने नाम लिख दिया ऑब्जेक्ट का। तो इसके ऊपर से बहुत सारी लाइट रेज जा रही हैं, एक लाइट रे ऐसी जरूर होगी जो ऐसे बिल्कुल सीधी जा रही होगी, एक लाइट रे ऐसी जरूर होगी जो बिल्कुल ऐसे सीधी निकल रही होगी, उसी लाइट रे को हम बना लेते हैं ऐसे। ये लाइट रे है जो बिल्कुल ऐसे सीधी जा रही है, इसके सर के ऊपर से ऐसे गुजर के सीधी जा रही है और इस मिरर को टकराएगी। अब इस मिरर के ऊपर ये जो लाइट रे है ये परपेंडिकुलर फॉल कर रही है, नॉर्मल फॉल कर रही है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब कुछ समझ में आया कि रिफ्लेक्टेड रे कैसे वापस जाएगी? लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले मैंने यही बताया था, इसीलिए बताया था, तो अब मुझे वो समझाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ऐसे नॉर्मल फॉल कर रही है मतलब 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसी पाथ से वापस हो जाएगी। वेरी गुड, ये पास हो गई, ठीक है, इसलिए मैंने वो पहले चीज बता दी थी, तो अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो रिफ्लेक्टेड रे इसी पाथ से वापस हो गई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे आगे जाके ऐसे निकल जाएगी आगे, बस आगे बनाने की जरूरत नहीं है। बट हमें एक और रे चाहिए, 2 रेज लेते हैं, एक और रे चाहिए। तो बहुत सारी रेज आती है, मैंने बोला कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ ऊपर जाएंगी, तो एक रे ले लेते हैं जो ऐसे जा रही है, ऐसे। ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, यहां पर हम नॉर्मल बनाएंगे और नॉर्मल ये ऑलरेडी बनी हुई है। ये क्या है? एक्चुअली ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है टू दिस मिरर, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है कहां से पास हो रही है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। तो मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर हम नॉर्मल बनाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी नॉर्मल, राइट? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही तो नॉर्मल बनती है ना, तो क्या है? बना बनाया है पहले से, अब और बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया?
एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बन जाएगी, यहां से टकराई और इतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्टेड रे चली गई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ अब ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जिस पॉइंट पर मीट करेंगी वहीं पर इमेज बन जानी है इसकी। अब देखो ध्यान से, एक रिफ्लेक्टेड रे तो ऐसे जा रही है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, तो क्या है मीट करेंगी, एक ऐसे जा रही है दूसरी नीचे जा रही है, तो कभी भी मीट नहीं करेंगी। मतलब कि मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर दे विल नेवर मीट। तो मिरर के सामने तो कभी इमेज नहीं बनने वाली, मिरर के सामने कभी भी इमेज नहीं बनने वाली, क्योंकि मिरर के सामने ये मीट ही नहीं कर रही है। एक रूल होता है कि जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वही इमेज बनेगी, लेकिन मिरर के सामने तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, इन रिफ्लेक्टेड रेज को हम पीछे प्रोड्यूस कर देंगे। अब एक बात समझना ध्यान से, ये जो हम रे डायग्राम बना रहे हैं ना, वो क्यों बना रहे हैं, ये समझने के लिए कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे, किस तरह से बनती है। जो हम अपना फेस देख पा रहे हैं उस मिरर में, वो फेस की इमेज कैसे बन रही है, हम क्यों देख पा रहे हैं वो इमेज, उसको समझने के लिए डायग्राम बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ इमेजिन करना पड़ता है, हमें कुछ एज्यूम करना पड़ता है। अब वो जो एज्यूम करते हैं वो ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल गलत है और हमारा वाइल्ड गैस है, वो जो गैस है, वो जो इमेजिनेशन है, वो बिल्कुल सही है। एक कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए हमें कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर मिरर के सामने तो ये रेज मीट नहीं कर रही है, तो मिरर के पीछे इनको प्रोड्यूस कर देते हैं। कैसे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसे इसी लाइन के पीछे प्रोड्यूस कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइक दिस, ऐसे प्रोड्यूस कर दिया। जब मिरर में पीछे हम प्रोड्यूस करते हैं ना, ये इमेजिनरी लाइन है, मिरर के पीछे थोड़ी हम जाते हैं कोई ऐसे लाइन बनाने। अगर प्रैक्टिकली रियल की बात करें, ऐसे शीशा रखा है, मैं अपना फेस देख रहा हूं, तो ऐसे थोड़ी कि मैं मिरर के पीछे झांक कर देखूंगा तो मुझे अपना चेहरा दिखाई देगा, नहीं, वो एक इल्यूजन है। क्या है, भ्रम है, इल्यूजन है। सचमुच में नहीं कि हमारा चेहरा पीछे ऐसे देखेंगे पीछे तो दिख जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, सबको पता ऐसा नहीं होता। मिरर को सामने रखेंगे तो एक इमेज नजर आती है, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, एक भ्रम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वो रियल में होता नहीं है। तो एक ऑप्टिकल फिनोमिना होता है जो एक इल्यूजन क्रिएट करता है, बस, और कुछ नहीं है। इमेज हमारी एक इल्यूजन ही है, भ्रम है एक। तो ये इसको हमने ऐसे पीछे प्रोड्यूस कर दिया। ओके, ये जो लाइट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, इसे भी हमने पीछे प्रोड्यूस कर दिया, बिल्कुल सीधा। ठीक है, ऐसे पीछे प्रोड्यूस कर दिया। तो जब इसे हमने पीछे प्रोड्यूस किया, इसे हमने ऐसे प्रोड्यूस किया, दोनों रेस को प्रोड्यूस करने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि दोनों रेस कहां पर मीट कर रही है, यहां पर, इस पॉइंट पर मीट कर रही है, तो यही इमेज बन जानी है। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ मीटिंग है, यहां पर इमेज का हेड बनेगा, इमेज का हेड बनेगा, ये वाला हेड, ये बन गया, और बाकी बॉडी ऐसे बन जाएगी, डॉटेड लाइन से ऐसे बना देंगे। दिस इज द इमेज। इमेज का नाम हम लिख देते हैं ए डैश एंड बी डैश। इस तरह से इमेज बनती है। ये इमेज हमने जानबूझ के समझने के लिए ऐसा रे डायग्राम बनाया है। मैं फिर से कह रहा हूं, रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में क्या होता है, ये मिरर है, लाइट आ रही है, टकरा के वापस चली गई, बस, पीछे नहीं जा रही लाइट। तो ये हमने क्यों बनाया, ये हमने अपनी तरफ से समझने के लिए बनाया कि अगर सामने तो मीट कर नहीं रही है रिफ्लेक्टेड रेज, तो फिर इमेज कैसे बनेगी। और जबकि इमेज बनती है, इमेज हम देख पा रहे हैं अंदर, और मैंने बोला कि इमेज तभी बनेगी जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करेंगी रिफ्लेक्टेड रेज। लेकिन मिरर के सामने तो मीट नहीं कर रही है, तो मिरर के आगे तो कभी इमेज नहीं बनती। शीशा हमने रखा, इमेज कहां बनती है हमारी, मिरर के अंदर बनती है, सामने थोड़ी बनती है, आगे थोड़ी बनती है।
हम अपना चेहरा कहाँ देख पा रहे हैं? मिरर के अंदर देख पा रहे हैं ना। मिरर के अंदर का मतलब क्या है? मिरर के पीछे। तो मिरर के पीछे ही कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये रेज पीछे से आ रही हैं। देखो ऐसे, एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो पॉइंट है मिरर के पीछे कोई इमेजिनरी पॉइंट है और वहां से ये रेज ऐसे जा रही हैं और ऐसे निकल के ऐसे। तो ये क्या हो गया? ये डाइवर्ज होना हो गया। इसको बोलते हैं डाइवर्ज होना। एक सिंगल पॉइंट से ऐसे इमर्ज हो रही है, सिंगल पॉइंट से ऐसे इमर्ज हो रही है, उसको बोलते हैं डाइवर्ज होना। तो these reflected rays seem to diverge from a single point behind the mirror. मिरर के पीछे ऐसा लगता है कि जैसे ये रिफ्लेक्टेड रेज ऐसा लगता है, होता नहीं है, इसलिए मैंने बोला seem to diverge. seem to diverge मतलब ऐसा लगता है, रियली में होता नहीं है। तो ऐसा लगता है कि पीछे से कहीं एक सिंगल पॉइंट से वो रेज आ रही है और उसी पॉइंट पर हमारी इमेज हमें दिखाई देती है। ठीक है, ये एक नेचर का फिनोमिना है, ऐसा होता है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग सीखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है पॉइंट है, यहां पर ऐसे रेस डाइवर्ज हो रही है और यहां पर हमारी इमेज बन जाएगी। यहां पर हमारी इमेज बन गई। दिस इज हाउ द इमेज इज प्रोड्यूस्ड, इमेज इज क्रिएटेड इन प्लेन मिरर। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा रे डायग्राम। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। प्लेन मिरर में ये जो इमेज बनी है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आओ देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, कैसा दिखता है ये, कैसा बिहेवियर है इसका, है क्या चीज ये। इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। शीशा सामने रखा, जो इमेज हमें नजर आती है वो कैसी होती है? बिहाइंड द मिरर होती है, एट द बैक साइड ऑफ द मिरर। तो पहली तो कैरेक्टरिस्टिक यही हो जाएगी कि इमेज कहां पर फॉर्म होती है? बिहाइंड द मिरर। ओके, पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। और क्योंकि रियल में तो रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं कर रही ना, हमने क्या किया है, हमने अज्यूम करके उनको पीछे प्रोड्यूस करके ऐसा हमने फील किया है कि यहां से रेज आ रही होंगी। तो ये क्या है? हम वर्चुअली काम कर रहे हैं। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? जो रियल नहीं है उसको वर्चुअल बोलते हैं। तो ये रियल में इमेज नहीं बन रही है, ये इल्यूजन है ना, भ्रम है। तो भ्रम का मतलब क्या है? वर्चुअल है, जो हमें दिख तो रहा है लेकिन असलियत में कुछ नहीं है। तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। ओके, अब वर्चुअल इमेज कैसी बन रही है? बिल्कुल सीधी, जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट है उसी पोजीशन में इमेज है, सीधी बन रही है, उल्टी तो नहीं बन रही। ऐसा तो नहीं कि सर नीचे और पैर ऊपर है, ऐसा तो नहीं है। इरेक्ट का मतलब क्या है? जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट होगा उसी पोजीशन में इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है, पैर नीचे है, तो इमेज भी ऐसे ही बनेगी, इमेज का सर ऊपर पैर नीचे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज जो बनती है। वर्चुअल इमेज ऐसे लिख देते हैं इसको, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। थर्ड इज साइज। क्या होता है इमेज का? व्हाट इज द साइज? साइज सेम साइज का होता है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जितना हमारा फेस है उतना ही साइज का फेस अंदर बनेगा, इमेज में बनेगा। जितना बड़ा ये मार्कर है, इसकी इमेज शीशे के अंदर इतनी ही बड़ी दिखाई देगी, छोटी बड़ी नहीं दिखाई देगी, सेम साइज की दिखाई देगी। तो जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। तो हम यहां लिख देंगे सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतना ही इमेज का साइज है। फोर्थ वन क्या होगा? फोर्थ वन होगा कि जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर उसकी इमेज बनती है।
अगर हम किसी मिरर के सामने 2 मीटर दूरी पर खड़े हैं, 2 मीटर डिस्टेंस पर खड़े हैं, तो मिरर के बैक साइड में जो इमेज बन रही है वो भी 2 मीटर पर ही बनेगी। अब फिर से कंफ्यूज मत हो जाना, ये मिरर है, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर। इसको तो हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि तो रियल में ये ऑब्जेक्ट है और ये शीशा है, तो बीच की ये जो डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन इसकी इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के पीछे बन रही है। अब मिरर के पीछे ऐसे जाकर देखोगे तो क्या कुछ दिखाई देता है? कुछ नहीं दिखाई देता। जब तक मिरर के सामने रहोगे तभी दिखाई देगा, मिरर के पीछे जाओगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो भ्रम है। जब तक मिरर के सामने रहोगे तभी तक दिखाई देगा। तो 2 मीटर आगे खड़े हो तो उसकी जो इमेज बनेगी वो भी 2 मीटर पीछे ही बनेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मिरर के पीछे 2 मीटर जाओगे तो 2 मीटर पर ढूंढने लगोगे कहाँ इमेज, नहीं दिखाई देगी। मिरर के सामने ही बस वो समझो कि 2 मीटर दिखाई देगी। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे सामने शीशा है, ठीक है, हम शीशे की तरफ ऐसे आ रहे हैं चल के, तो हमारी इमेज भी आगे की तरफ आती है। हम जा रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मिरर लाइक दिस एंड आवर इमेज इज ऑल्सो कमिंग टुवर्ड्स अस। ऐसा होता है ना, तो जितना पास हम मिरर के जा रहे हैं उतनी हमें लगता है कि जो इमेज है वो भी उतनी ही पास आ रही है। ऐसा सिर्फ लगता है, मिरर के पीछे जाएंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है, ये होता है। तो इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज है। मिरर से डिस्टेंस नापते हैं, ओके। फिफ्थ वन इज लेटरली इन्वर्टेड इमेज। ये इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है। लेटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब होता है कि अगर हम मिरर के आगे खड़े रहते हैं तो हमारा लेफ्ट पार्ट मिरर में राइट दिखाई देगा और राइट पार्ट मिरर में लेफ्ट दिखाई देगा। मतलब हमारा जो ये लेफ्ट हैंड है वो मिरर के अंदर इमेज में कैसे दिखाई देगा? राइट हैंड दिखाई देगा, और जो हमारा ये जो राइट हैंड है वो मिरर के अंदर लेफ्ट दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि ये भी एक इल्यूजन क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, इन्वर्ट हो गया, लेटरली इन्वर्ट हो गया, लेफ्ट राइट बन गया और राइट लेफ्ट बन गया, लेटरली इन्वर्ट हो गया। क्योंकि एक देखने का तरीका ऐसा है कि हम इमेज को ऐसे देख रहे हैं और इमेज हमें ऐसे देख रही है। अगर हम मान लें कि 2 पर्सन खड़े हुए हैं, ठीक है, 2 आदमी खड़े हुए हैं, एक मैं और एक मेरी इमेज, तो मुझे इमेज कैसे दिखाई देगी? जस्ट इन अपोजिट ऑफ मी, मेरे सामने खड़ी है, ठीक है। तो जो मेरा लेफ्ट पार्ट है वो ऑब्वियसली मुझे कैसा दिखाई देगा? उसमें वो राइट दिखाई देगा, और जो मेरा राइट पार्ट है वो कैसा दिखाई देगा? वो लेफ्ट दिखाई देगा, सामने पर्सन। अगर सामने कोई ऐसे पर्सन खड़ा हो जाए बिल्कुल ऐसे मेरे सामने, तो मेरा जो लेफ्ट पार्ट है वो उसका क्या होगा? इस तरफ कौन सा पार्ट होगा उसका? कौन सा हाथ होगा? राइट हैंड ही होगा ना। और ये जो मेरा राइट हैंड है, इस तरफ कौन सा हैंड होगा उसका? लेफ्ट हैंड होगा। तो ऐसे ही ये इल्यूजन क्रिएट होता है। इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज, और इस फिनोमिना को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, जिसमें बॉडी का राइट पार्ट लेफ्ट दिखाई देता है मिरर के अंदर और लेफ्ट पार्ट राइट दिखाई देता है, मतलब वो लेटरली इन्वर्टेड हो गया। उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। बच्चों समझ में आया? तो ये था हमारा प्लेन मिरर वाला पार्ट जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, एंड आई होप कि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर हमने क्या पढ़ा कि प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर किस तरह से बनाया जाता है, प्लेन मिरर में रे डायग्राम की हेल्प से हमने इमेज बना दी, दिस इज द रे डायग्राम, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे डिटेल में डिस्कस कर लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेन मिरर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, उनके रे डायग्राम समझेंगे। उससे पहले लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जरूर देख के आइएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच ऑल।